तो तुम लोगों को अगर कोई डाउट है अभी तक में तो पूछ सकते हो। और आज HTML फिनिश करने वाले हैं, जैसा कि पता ही होगा। और हम लोग होस्ट करके देख लेंगे जो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे तो पूरा वेबसाइट होस्टिंग फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुमको ये भी बता देते हैं। अगर तुम चाहो तो अपना रेज्यूमे वगैरह बना के होस्ट कर सकते हैं इसमें। एक मिनट। देखो पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं, फॉर्म और टेबल पढ़ लिए थे, ठीक है। लगभग लगभग HTML खत्म ही हो चुका है। फॉर्म और टेबल जो यही है एक जो काफ़ी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। और उसके बाद HTML में ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोगों को इतना सोचना चाहिए, और समय के साथ साथ हम लोग फिर सीखते जाएंगे जो मिस किया। एक सेकंड मेरे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं पहले उसको एक बार लिख लेते हैं। टैग्स में सारा देख चुके हैं, पिछले क्लास में फॉर्म भी देख ही लिए थे, टेबल्स देख लिए थे, और हम लोग इमेज देख लिए थे, इमेज कैसे डालते हैं वेबसाइट में, लिंक्स देख लिए थे, फिर तुम्हारा लिस्ट देख लिए थे जो तुम्हारा हुआ OL ऑर्डर लिस्ट और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। और कुछ सिमेंटिक टैग्स था। सिमेंटिक टैग्स मतलब वो जो लॉजिकल टैग्स तुमको बताए थे, जैसे कि तुम्हारा हो गया, तुमको लिख देते हैं, नाम नहीं बताया मैंने तुमको। टैग्स जैसे कि वो तुमको बताए थे मेन, हेडर, है ना, सेक्शन, डिव, और कौन कौन था, फुटर था, ये सारे टैग्स, ठीक है। तो हम तुमको बताएं कि ये सारा क्या है कि तुम्हारा वेब पेज को है ना, उसको एक तरह से लॉजिकल फॉर्मेट में लिखने के लिए, HTML लिखने के लिए सब टैग्स बनाया गया है। ऐसे तो जनरली तुम div का बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे। एक और है काफ़ी पॉपुलर है, इसको अगर हम मिटा देते हैं, nav है ना, जिसमें नेविगेशन बार का कोड लिख सकते हो, है ना। तो अगर ये सब तुम नहीं भी जानते हो तो भी तुम अपना वेबसाइट बना लोगे अच्छे से। लेकिन इसका यूज का क्या बेनिफिट हो सकता है कि तुम्हारा वेबसाइट ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होगा, तुम्हारा कोड भी ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में होगा, है ना। और यूजर को समझ में आएगा कि ये सेक्शन कोई वेब पेज का, जैसे एक वेब पेज है तुम्हारे पास, उसमें मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो तुम्हारा ये टॉप में जैसे नेविगेशन टॉप में देते हैं, कभी देखे हो कि नेविगेशन हम लोग सेंटर में डाल देते हैं यहाँ पे, नहीं ना, ये हर कोई नेविगेशन यहीं पे डालता है। तो ये तुम्हारा नेविगेशन हो गया, तो इसको नैव टैग के अंदर डाल दिए। ये सब लॉजिकल बनाने के लिए होता है। ये तुम्हारा मेन बॉडी हो गया, ठीक है। अब मेन बॉडी को भी तुम दो सेक्शन में मान लो बांट दो, ये तुम्हारा क्या होगा, टॉप सेक्शन हो जाएगा। इसमें तुम कुछ अपना इमेजेस वगैरह डालना चाहते हो, ये इस टॉप सेक्शन को तुम कुछ नाम दे दो, जैसे इसको एक सेक्शन टैग में डाल दिए। तो ऐसे ऐसे करके तुम ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपना पेज को। इसको एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन ओपन भी होगा और क्लोज होगा, और जितना भी कोड लिखेंगे इस इमेज के लिए और इतना वेब पेज के लिए वो इसमें लिखेंगे, इस ओपन और क्लोज सेक्शन में। फिर इसको भी एक सेक्शन में या फिर एक डिव में डाल देते हैं, ठीक है। दोनों सिमिलर बिहेव करेगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं है। ये बस क्या करता है, तुमको एक कोड का ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराता है, और बाद में क्या करोगे तुम, इसको CSS के जरिए सेलेक्ट करके स्टाइल कर सकते हो, ओके। CSS से इस सबको सेलेक्ट करके तुम इस पे स्टाइलिंग डाल सकते हो, ओके। तो देखो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तुम लोगों को बताए थे कि हम लोग लास्ट क्लास में मेटा टैग्स को देख लेंगे। मेटा टैग्स ये ऐसा कुछ नहीं है जिससे तुम लोगों को डरना चाहिए, ठीक है। इसको मेटा, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और इसके अंदर तुम्हारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, ओके। इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स आएंगे, इसको क्लोज नहीं करना पड़ता है। इसको लिखा कहाँ जाता है, तुम्हारा हेड में। मेटा को हमेशा हेड के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे तुम्हारा हेड क्लोज हो जाएगा,
ठीक है। इसी के अंदर ये मेटा क्या है, तो ये देखो तुम्हारा जो वेबसाइट होगा, तुम्हारा वेबसाइट होगा उसका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, इंफॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट। ओके, ये क्या है, तुम्हारा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। किस टाइप का इंफॉर्मेशन, चलो तुमको लेके जाते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे तुमको दिखाते हैं। क्रोम खोले, चलो यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है, तो लेके जाते हैं किसी साइट पे। कैसे, चलो कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो ये तुम्हारा साइट है विकिपीडिया, ये यहाँ पे जैसे देखो ये तुम्हारा कोई साइट है, ये तुमको टेक्स्ट दिख रहा है। जैसे मान लो कोई वेबसाइट ही हुआ, ऐसे तो हम कोई कीवर्ड सर्च किए हैं, लेकिन कोई वेबसाइट अगर सर्च करते कुछ पल के लिए, कोई एग्जांपल कैसे थे तुमको, 10 फास्ट फिंगर ही लिख लेते हैं, इस फास्ट फिंगर, इस वेबसाइट को हम सर्च करते हैं, तो ये सारा ऑप्शंस दिख रहा है तुमको यहाँ पे। ये सब जो आता है, जब तुम्हारा सर्च रिजल्ट में शो होगा तुम्हारा वेबसाइट, इन केस तुम्हारा वेबसाइट काफ़ी पॉपुलर हो जाता है, बहुत सारा विजिट हो जाएगा तुम्हारे वेबसाइट पे, तो तुम्हारा गूगल ऑब्वियसली उसको रेकमेंड करेगा बाकी सारे यूजर को। जैसे ये 10 फास्ट फिंगर हम लिखे, गूगल इसको रेकमेंड किया। ओके, तो ये जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, डिस्क्रिप्शन है, इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये सब आता कहाँ से है, अगर तुम्हारा सर्च रिजल्ट गूगल यहाँ पे शो करेगा गूगल सर्च को, तो ये सारे जो चीज लिख के आ रहा है ये सारे क्या है, ये सारा हम लोग सेट करते हैं मेटा टैग्स के जरिए। ओके, तो ये जो तुम्हारा कुछ लाइन दिखा रहा है ये तुम्हारा क्या है, डिस्क्रिप्शन है। ऐसे ही बहुत सारा होता है, ऑथर नेम होता है, या बहुत सारा तुमको मिल जाएगा आगे जाके, और देखते हैं क्या क्या मेटा टैग्स है। तो इस सब को तुम सेट कर सकते हो अपना किसके जरिए, मेटा टैग्स के जरिए, और हम लोग कैसे यूज करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स वो किस लिए होते हैं, तुम डिफाइन कर सकते हो क्या क्या। तो मेटा टैग्स के पास काफ़ी एट्रीब्यूट्स होता है, एक नेम होता है, ठीक है, कंटेंट होता है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसपे हम लोगों को फोकस करना है, और तुमको दिखाते हैं। और भी होता है एक, क्या होता है, HTTP इक्विप करके कुछ होता है, हम जनरली उसका यूज नहीं किए तो उतना हमको याद नहीं है, ऐसे ही करके कुछ होता है। ठीक है, और भी होता ही होगा, देखेंगे सामने आ जाएगा तो देख लेंगे। ओके, एक चार सेट भी होता है जो हम लोग चार सेट देते हैं। ठीक है, अगर तुम लोगों को पता होगा ये चार सेट क्या है तो बता देंगे। ठीक है, ऐसे तो हम लोग कौन सा यूनिकोड चार सेट यूज करते हैं इनकोडिंग। ये क्या होता है ना कि जैसे हम लोग के पास कोई कैरेक्टर्स का सेट आता है ना, जैसे ABCD या कोई भी कैरेक्टर होता है, इस सब को हम लोग का वेब पेज कैसे रेंडर करेगा, इस सब को ना एक कैरेक्टर सेट दिया जाता है। जैसे कि बहुत सारा कैरेक्टर सेट होगा, हमको एग्जैक्टली नाम भी नहीं याद है। एक UTF है, UTF जो है, जो हम लोग UTF-8 यूज करते हैं, और एक तुम लोगों को पता ही होगा C++ में बताए थे ASCII के बारे में। ये क्या है, ASCII हर एक कैरेक्टर का तुमको वैल्यू रखता है। ठीक है, इसका आई थिंक 97 होता होगा, ए का स्मॉल ए का 97 ही होता है, देख लेंगे एक बार। ठीक है, और कैपिटल ए का 65 होता है। तो ये क्या करता है ना, इस सबको ASCII वैल्यू दे दिया जाता है, और इस ASCII को बाद में बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। ऐसे ही कंप्यूटर समझता है सबको। तो ये सब क्या है, एक कैरेक्टर का सेट है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ऐसे ही क्या किया गया है, हर एक कैरेक्टर को, हर एक कैरेक्टर, इवन ए अल्फाबेट हुआ, तुम्हारा नंबर हुआ, या कोई सिंबल हुआ, ठीक है, हर एक को एक चार्ट सेट के अंदर रखा गया, और उसका कुछ ASCII वैल्यू डिफाइन किया गया, उसका कुछ ASCII वैल्यू डिफाइन किया गया। हमको नहीं मालूम डॉलर का क्या होता है। ठीक है, देख लेना, तो अभी दिखा देंगे। तो उसी के जरिए हम लोग वेबसाइट पे को भी बताते हैं कि हमको कौन सा चार्ट सेट यूज करना है। ठीक है, कैर सेट या चार्ट सेट हम पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख लेना इसका क्या होता है। ऐसे चलो अब कोडिंग पार्ट में जाते हैं, देखते हैं मेटा टैग्स को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मेटा टैग्स को कैसे, देखो प्रीवियस जितना भी कोड होगा, ओके, प्रीवियस जितना भी कोड होगा सारा का सारा डाल चुके हैं। ओपन फोल्डर,
रिसेंट कहाँ गया, ठीक है, इसी पे का काम कर रहे थे हम लोग। और देखो पिछला सारा का सारा कोड डाल चुके हैं हम, ठीक है, एक बार दिखाते हैं, तुमको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां जाके स्पेलिंग गलत हो गया, मिल जाएगा। ओके, तुम यहाँ जाके देखो, यहाँ पे वेबसाइट वेब डेवलपमेंट का एक फोल्डर बना दिया है, सी प्लस प्लस का सारा इसमें है, अभी तक जितना भी डे हुआ है सबका डे वाइज इसमें स्टोर मिलेगा तुमको, सी प्लस प्लस का कोड और पीडीएफ जो भी होगा, ये वेब डेवलपमेंट का बना दिए हैं, वेब डेवलपमेंट और एचटीएमएल फोल्डर में। ये तुम्हारा डे 1 2 का है, डे 3 लास्ट वाला डे, फॉर्म और टेबल का ये सब सारा कोड तुम्हारा यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो तुम लिंक है, तुम्हारे ग्रुप में लिंक है, लिंक सेंड भी कर दिए थे, यहाँ जाके सारा कोड देख सकते हो और बोलेंगे सारा कोड पे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलो फिर से लिखते हैं, तो एक और फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम रख देते हैं, क्या नाम दें, पेज 4 देते हैं, पेज 4.html, ओके। और फिर से बॉयलर प्लेट का यूज करते हैं, ये क्या करता है, ऑटोमेटिक तुमको HTML टेम्पलेट दे देता है ना। ये लैंग तुम देना चाहो दो, नहीं देना चाहो तो नहीं दो, ये वही है, लैंग्वेज डिफाइन करना है कि तुम्हारा वेब पेज किस लैंग्वेज में होगा। ये सारा इंफॉर्मेशन अगर तुम देते हो ना, तो तुम्हारा वेब पेज क्या होता है ना, ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। सर्च इंजन उसको इजीली कैच कर लेता है, तुम्हारा सर्च रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि गूगल तुम्हारा वेब पेज को रेकमेंड करे, तो मेटा टैग लिखना अच्छी बात है ना। ये देखो तुम्हारा 4 सेट हो गया, जो UTF-8 है, ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, इसको याद कर लो बस, ठीक है। UTF-8 हम लोग यूज करते हैं, ASCII मत लिख देना, तो हो सकता है तुम्हारा वेब पेज पे जो सिंबल वगैरह यूज करो या अल्फ़ाबेट यूज करो उस टाइप का नहीं लिखा है। फिर ये देखो क्या है, इससे ये उतना जरूरी नहीं है, इसको भूल जा। ये देखो काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेटा नेम व्यू पोर्ट, ठीक है। और कंटेंट देखो, नेम में क्या लिखा हुआ है, व्यू पोर्ट, और कंटेंट में क्या दिया हुआ है, देखो तुमको नेम में बताना होगा कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, वेब पेज का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाला है। ये बोल रहा है कि हमको व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी यूज करना है, और उस प्रॉपर्टी में क्या तुम देना चाहते हो। ये बोल दिया है विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, विड्थ इज इक्वल्स टू डिवाइस विड्थ, और इनिशियल स्केल 1.0। इसका क्या बेनिफिट होगा कि कभी तुम देखते होगे कि तुम्हारा वेब पेज जो तुम बनाए हो, है ना, जब तुम उसको मोबाइल में खोलोगे, लैपटॉप पे तो तुम लैपटॉप को ही देख के ना बनाओगे, जैसे इस चीज को मोबाइल में खोलते हो तो इसको क्या करेगा, ऐसे तो दिखाएगा नहीं, इतना बड़ा तो दिखाता नहीं होगा, है ना, मोबाइल में ऐसे तो नहीं दिखाता है। अगर तुम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करते हो तो मोबाइल में भी तुमको ऐसा ही दिखाएगा, और सब कुछ बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, और ये इतना सेक्शन एकदम साइड में कॉर्नर में तुमको दिख जाएगा, है ना। अगर वो प्रॉपर्टी हम यूज नहीं करते हैं, वो मेटा टैग यूज नहीं करते हैं, तो वो मेटा टैग क्या करता है, बोलता है कि विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो ये क्या करेगा, डिवाइस विड्थ, उस डिवाइस का जो भी विड्थ होगा वो तुम्हारा वेब पेज का विड्थ को सेट कर देगा, और जूम को 1 कर देता है, ठीक है, इनिशियल जूम 1 कर देता है, मतलब नॉर्मल तुम्हारा जूम लेवल जो यहाँ पे दिखा रहा है उतना ही जूम लेवल तुमको अपने फोन के हिसाब से दिखाएगा, ठीक है। तो यही है कि ये फोन में तुम्हारा वेब पेज देखने में क्या होता है, अच्छा दिखेगा, ठीक है, तुमको वेब पेज तुम्हारा गड़बड़ाएगा नहीं। अभी हम तुमको फोन पे तो रेंडर करके दिखा नहीं सकते, ऐसे अपलोड करोगे तो तुम देख लेना उसको प्रैक्टिस करके, उस वेबसाइट को फोन में देख के, इस कोड को हटा के उसी चीज को फोन में करके देखना, ऐसे आगे देखो पहले क्या होता है। और क्या है तुम्हारा, और एक क्या है दिखाते हैं, मेटा टैग्स। ऐसे तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख ही दिया है, ऐसे देखो एक क्या है, नेम इज इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, वो जो डिस्क्रिप्शन वाला बताए थे, और कंटेंट में क्या डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो अपने वेब पेज का, ठीक है। तो कुछ भी लिख दो, दिस इज माय क्या फेवरेट वेब पेज, ओके,
और ये क्या होगा, बाद में अगर तुम्हारा गूगल सर्च रिजल्ट जो वहां पे दिखाए थे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, गूगल सर्च रिजल्ट अगर तुम्हारा वेब पेज कैच करता है, गूगल इसको कैच करता है और तुमको वेब पेज दिखाएगा अगर सर्च रिजल्ट में, तो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन ये लिखा हुआ वहां आ जाएगा। अगर तुम डिस्क्रिप्शन नहीं देते हो, ये मान लो ये टैग का यूज नहीं करते हो, ये मेटा टैग्स तुम नहीं डालते हो, तो क्या होगा, क्या तुम्हारा डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाएगा? क्योंकि ऐसा तो तुम देखे नहीं होगे कि कोई वेब पेज के नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ, कुछ ना कुछ देता है। तो क्या देता है, वो क्या करेगा ना, तुम्हारा वेब पेज पे जो भी लिखा हुआ होगा, तुम्हारा वेब पेज पे ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो होगा ही, मान लो कोई आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट है या कुछ भी है, तो उसका एक दो लाइन उठा के वहां से दे देगा, वो ऑटोमेटिक कुछ उठा के तुम्हारे वेब पेज पे डाल देगा, मतलब वहां डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। ठीक है, अगर तुम इसका यूज नहीं करते हो तो बेहतर है तुम इसका यूज करो। इसमें तुम लिखो कि तुम्हारा जो पेज है किस बारे में है, ठीक है। और देखो एक और मेटा टैग है जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेम में तुम उसका प्रॉपर्टी लिखो, क्या यूज करना चाहते हो, जैसे कि कीवर्ड, ठीक है, और कंटेंट में कीवर्ड दो। ये क्या होता है ना, अब देखो इसका क्या बेनिफिट है, बहुत लोग इसका यूज करते हैं। अब जैसे कि हम लोग यहाँ सर्च किए, कहाँ गए, फिर से देखो, हम लोग यहाँ सर्च किए क्या, 10 फास्ट फिंगर उस टाइम सर्च किए थे, अब करते हैं 10FF, ओके, 10FF करते हैं और इंटर मारते हैं। 10FF के बाद भी ये तुम्हारा आ रहा है, 10 फास्ट फिंगर्स सर्च रिजल्ट में आ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि तुम अपने वेबसाइट को एक कीवर्ड डिफाइन करके डाल सकते हो कि आखिर ये वेब पेज हम सर्च करवाना चाहते हैं गूगल के जरिए अपना, तो कौन कौन सा कीवर्ड पे मेरा वेब पेज आ जाएगा लिस्ट में, ठीक है। अब तुम ये कहोगे कि सर कीवर्ड तो हम डाल भी देते हैं फिर भी नहीं आता है, तो ऑब्वियसली वो पॉपुलैरिटी के साथ आएगा। अगर नंबर ऑफ विजिट्स ज़्यादा होने लगेंगे तो गूगल उसको पुश कर देगा, वो रहता तो होगा एकदम लास्ट में जाके देखो, यहाँ देखो कितना पेजेस हैं, ठीक है, 5 पे जाते हो तो और भी बहुत सारा आ जाएगा, देख रहे हो। तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं होगा तुम्हारा पीछे में, है ना, वो कहीं ना कहीं जरूर होगा। इसीलिए क्या होता है ना कि कीवर्ड्स डालोगे तो वो क्या होता है, वो कैच करेगा कि इस कीवर्ड के बाद मेरा वेब पेज दिखना चाहिए, इस कीवर्ड के डालने के बाद यही होगा और यही होगा जो टॉप में रहता होगा, ज्यादा विजिट हुआ होगा, तो ये तुमको आ गया, ठीक है। तो कीवर्ड्स वही है, तुम अपना वेब पेज का कीवर्ड्स वही। अब ये सब का बेनिफिट क्या हो सकता है कि तुम अपना वेब पेज पे चाहते हो ज़्यादा विजिट करवाना, तो कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स डाल दो, जैसे कि मेरा वेबसाइट का क्या है, HTML, ठीक है, या कुछ और जावास्क्रिप्ट, फिलहाल ये सब पढ़ाएंगे, तो कुछ भी कीवर्ड्स डाल दो, ठीक है, कुछ भी CSS डालते हैं तत्काल के लिए। तो अब क्या होगा कि ये सारे कीवर्ड्स पे अगर कोई सर्च करता है गूगल पे जाके, तो क्या होगा, मेरा वेबसाइट भी रिकमेंडेशन में आ सकता है, ओके। ऐसा नहीं है कि यहीं तक लिमिटेड है, अगर तुम ये नहीं देते हो तो तुम्हारा वेबसाइट नहीं आएगा, ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ विजिट्स के साथ साथ वो कुछ हो ही जाता है, लेकिन फिर भी बेटर है, हो सकता है जल्दी हो जाए, है ना। ये कुछ तरीका है, और भी एक है, तुम वो भी डाल सकते हो, मेटा नेम ऑथर, ठीक है, मेटा नेम ऑथर, और कंटेंट में वेबसाइट का ऑथर कौन है तुम वो दे दो, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हो, अपना नाम डाल दो, ठीक है। और एक और मतलब मेटा टैग्स है जो काफ़ी क्या होता है ना, मतलब इम्पोर्टेंट है जनरली। कभी कभी तुम ऐसा देखते होगे, कोई फॉर्म भरने जाते हो या कोई वेबसाइट देखते होगे, वो क्या करता है ना कि ऑटोमेटिक रीलोड ले लेता है सर्टेन टाइम के बाद। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेबसाइट है, जैसे मान लो ये वेबसाइट है, इसको खोल लेते हैं, ओके, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा वेबसाइट ऑटोमेटिक रीलोड ले कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, तो तुम क्या कर सकते हो, वो अपना मेटा टैग में डाल सकते हो। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, HTTP equip, ओके, यहां पे लिख देते हैं मेटा HTTP equip, ओके, और इसमें लिखना होगा तुमको रिफ्रेश, और कंटेंट में तुम यहां दे दो कितना सेकंड के बाद चाहते हो, ओके। जैसे कि मान लो हम चाहते हैं कि मेरा 30 सेकंड के बाद हो, सॉरी, ठीक है,
अब इस चीज को तुमको करके भी तो देखना है ना, तो दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं और इसको रेंडर करवाते हैं ब्राउजर पे। राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। फिर से याद दिला दे, ये लाइव सर्वर तुम्हारे पास अगर नहीं दिख रहा है, अगर तुम फर्स्ट टाइम आए हो क्लास में, अगर ये तुमको नहीं दिख रहा है तो ये कहाँ से दिखेगा? तुम एक्सटेंशन में जाओ और यहाँ पे लाइव सर्वर करके डाउनलोड कर लो। काफ़ी अच्छा ऐड ऑन है हमारा वेब पेज को शो करवाने के लिए। ये तुमको डाउनलोड करना, ओके, तभी वो आएगा। ये क्या होगा कि तुम्हारा जो कोड है ना उसको ब्राउजर पे रेंडर कर देगा। ओके, तो राइट क्लिक किए, ओपन विथ लाइव सर्वर किए, आ गया। अब तुम ये मत सोचना कि ये डार्क क्यों आ रहा है। ये डार्क तुमको पता होगा, हम डार्क मोड एक्सटेंशन यूज करते हैं तो इसलिए बाय डिफॉल्ट डार्क हो जाता है इनका सारा पेज। ठीक है, तो ये क्या है, देखो टेस्ट आ गया है। इसको हम साइड करके डॉक कर देते हैं, इसको साइड करके ताकि हम उस चीज को देख पाए। जस्ट सेकेंड, देखो अभी देखो 30 सेकेंड पे अपने आप रिफ्रेश होगा। 30 सेकेंड काफी लंबा टाइम हो जाता है, हम छोटा कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं। ओके, देखना हर एक 3 सेकेंड में ऑटोमेटिक रिफ्रेश लेगा। लिया? अब नहीं कर रहे रिफ्रेश, ऐसे तो तुम कंट्रोल आर कर सकते हो, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि तुम अगर ये डाल दिए हो, तुम चाहते हो कि मेरा कोड लाइव कैप्चर करे, मतलब हम यहाँ पे एडिट करते जा रहे हैं, वहां पे वो लोड लेता रहे। देखो यहाँ पे कंट्रोल एस किए हम, वहां पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लिया, कंट्रोल एस किए ऑटोमेटिक रिफ्रेश ले लेगा, नेक्स्ट टाइम वो लोड ले लेगा। देख रहे हो, काफी अच्छा फीचर है। लेकिन इतना ज्यादा ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारा वेब पेज इतना फ्रिक्वेंटली रिफ्रेश लेता रहे, है ना, क्योंकि ये छोटा वेब पेज है तब ना तुरंत लोड ले रहा है। वही बड़ा वेब पेज होता तो बार बार रिफ्रेश लेने के कारण तुम्हारा वेब पेज फिर से रेंडर टाइम लेने लगेगा, कितना टाइम लोड लेने में टाइम लगने लगेगा। तो इसको क्या करो, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखो। करते हैं 30 भी नहीं करते हैं ना, ज़्यादा करते हैं 305 मिनट। ओके, 5 मिनट पे अब ये लेता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम यहाँ पे कुछ डाल के अगर कंट्रोल एस करते तो वो रिफ्रेश नहीं लेगा, वो भी करेगा। वो लाइव सर्वर भी सेव करने के बाद ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देता है ना। तो ये कुछ मेटा टैग्स हैं तुम्हारे पास जिसका तुम यूज कर सकते हो। ओके, और ये क्या है, बेसिकली ये तुम्हारा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन है। ये तुमको कहीं दिख नहीं रहा है, ये तुमको कहीं नहीं दिखेगा कि ये आखिर होता क्या है, इसको कैसे लिखते हैं। ओके, पर काफ़ी हेल्पफुल है तुम्हारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये एक टॉपिक है जिससे क्या करता है हम लोग अपना सर्च रिजल्ट इम्प्रूव करते हैं कि बाद में गूगल के रिकमेंडेशन में हम लोग आ जाएं। तो पढ़ता है इस समय सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक टॉपिक होता है, काफ़ी बढ़िया होता है। ठीक है, बाद में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है ना कि उसके लिए बेटर होता है, अगर तुम मेटा टैग्स यूज करते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है और तुम्हारा वेबसाइट का इंफॉर्मेशन गूगल को मिलता है। ओके, कि आखिर ये किस बारे में है। बाकी तुम इसके बारे में जानकारी लेना चाहो तो कहीं भी नहीं दिखेगा, कहीं भी नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा मेटा टैग्स फिनिश। अब देखो कुछ और भी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं तुम्हारे पास जो हेड में आते हैं, और ये हम नेक्स्ट क्लास में देख ही लेंगे जब वो पढ़ने वाला है। क्या बोलते हैं, जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर मेरे पास CSS फाइल है तो एक लिंक टैग है। लिंक टैग के जरिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप का फाइल को अपने वेबसाइट में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो रिकमेंडेशन दे रहा है, तुम लिंक पे जाके CSS पे क्लिक करोगे तो तुमको कोड लिखा लिखा मिल जाएगा। ओके, तो जाके देखो ये क्या हो गया, रेल स्टाइल सीट और href में style.css। तुम्हारा कोई भी CSS का नाम होगा फाइल का, वो नाम अपना डाल दो। फिलहाल तो style.css बनाए नहीं है, ठीक है, तो ये सब का बाद में हम लोग यूज करेंगे। फिलहाल के लिए इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। ओके, तो लिंक टैग भी है, ऐसा नहीं सोचना कि इसके बारे में नहीं बताया गया है। ओके, और क्या मिस किए हैं हम लोग, और तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा मिस नहीं किए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और तुम लोगों को जानना चाहिए। ओके,
फॉर्म में जो हम लोग पिछले क्लास में बता रहे थे, इसको देखो फिर से रेंडर करके देख लेते हैं। फॉर्म में हम लोग जरूर कुछ मिस किए थे, क्योंकि कल पिछले क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, तो उसको आगे मतलब एंड कर दिए थे और बताए थे कि अगर कुछ ज़रूरी होगा तो लास्ट में बता देंगे। देखो एक और फील्ड होता है फॉर्म में, HTML फॉर्म में एक एट्रीब्यूट होता है, जैसे ये सब बता ही चुके थे। फोर किस लिए होता है? फोर तुम लेवल को दे सकते हो और जो तुम्हारा फोर में लिखा हुआ है वही तुम्हारा इनपुट फील्ड का आईडी में लिखा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे ही हम देखो क्या करते हैं ना, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे मेरा ये फील्ड हाईलाइट हो जाता है और ये एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता है। ओके, ये एंट्री लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगर वही हम फोर नहीं करते, मान लो इसको हटाते हैं, अगर हम फोर नहीं करते तो इस पर तुम कितना भी क्लिक करो, ये देखो ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं है, अभी तुम एंटर नहीं कर सकते। इस पर तुमको मैनुअली क्लिक करना पड़ेगा अगर एंट्री देना है तो, इसलिए ये फोर टैग का यूज होता है। बाकी सारे के बारे में बता ही दिए। ये तुम्हारा कुछ इनपुट टाइप है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, किस टाइप का तुमको इनपुट लेना है, ये सारा दिया हुआ। तुम पिछला क्लास जाके देख लेना, अगर नहीं समझ में आता है तो बताएंगे, ठीक है? फिर से एक बार देख लेंगे। इसमें क्या हम बताना चाह रहे थे कि जैसे कि देखो कुछ फील्ड होता है जिसको तुम रिक्वायर्ड रखना चाहते हो, है ना, कि नहीं यूजर उसको इंटर करे ही करे। हम चाहते हैं कि यूजर हमको ईमेल प्रोवाइड करे, ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, या नाम प्रोवाइड करें, तो हम उसमें जाके रिक्वायर्ड लिख देंगे। अब इससे क्या होगा कि इफ इन केस अगर तुम इसको नहीं फिल करते हो और सबमिट मारते हो तो देखो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ऐसे तो सबमिट ले लेता, ठीक है, लेकिन अभी क्या बोल रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। इसको फिल करना तुमको कंपलसरी है क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, ऐसा तुम देखे ही होगे ऑब्वियसली, ठीक है। और देखो तुम्हारे लिए क्या है, एक और चीज नहीं बताए थे कि हर एक चीज में तुम देखते होगे कि यहाँ नंबर हो या नेम हो या ईमेल हो, उसमें क्या करते हैं ना, देखते होगे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल टाइप का कुछ लिखा रहता है, इसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है, वो वास्तविक में होता नहीं है लेकिन अंदर लिखा रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर तुम जाके दे सकते हो, जैसे कि ईमेल में प्लेस होल्डर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यूजर को कि वो क्या लिख सकता है, एग्जाम्पल में वो क्या देख सकता है यूजर, test@gmail.com। अब इसको सेव करो तो ये देखो जैसे इस पे क्लिक करेंगे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ लिखने लगेंगे वो गायब हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्लेस होल्डर। ये देखो नॉर्मल टेक्स्ट का जो कलर है उससे थोड़ा डिम है, ओके, तो ये प्लेस होल्डर है। ऐसे तुम प्लेस होल्डर हर एक में ऐड कर सकते हो डेमो के लिए, ठीक है, हर एक में ऐड कर सकते हो। ओके, प्लेस होल्डर का प्रॉपर्टी तुम किसी में दे सकते हो। नंबर में तुम प्लेस होल्डर डाल दो, प्लेस होल्डर इसमें डाल दो, यहाँ पे तुमको दिखेगा, यहाँ जाओगे इंटर करने लगोगे वो गायब हो जाएगा। ओके, तो यही है तुम्हारा प्लेस होल्डर, और बाकी वैसा कुछ नहीं था। एक और होता है, एक और होता है, क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लो इस पासवर्ड फील्ड को, पासवर्ड कहाँ गया, हम चाहते हैं कि ये मेरा पासवर्ड फील्ड, एक और प्रॉपर्टी होता है डिसेबल्ड, स्पेलिंग में भी सही हो मेरा, सेव करते हैं देखते हैं क्या होता है, लगता है गलत लिख दिया क्या, डिसेबल का स्पेलिंग अच्छा DI होता है, डिसेबल्ड। ओके, ये क्या हुआ, अब देखो ऐसा भी तुम देखे होगे कि कहीं पे इनपुट फील्ड वो लेता ही नहीं है, अब ये पासवर्ड मांग ही नहीं रहा, तुम बिना पासवर्ड का सबमिट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, ये इनपुट फील्ड तुम्हारा डिसेबल हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो तुम डाल सकते हो फॉर्म। इससे आगे फॉर्म में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है और जब भी तुम लोगों को उसका नीड हो तुम गूगल कर सकते हो। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा HTML फॉर्म भी कंप्लीट, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं मिस किए हैं। चलो अब दिखाते हैं कि हम इसको आखिर कैसे वहाँ पे डाल सकते हैं इंटरनेट पे। ओके, मतलब क्या बताएं कि तुम लोगों को होस्टिंग बताएंगे, तो इसको होस्ट कैसे कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट को होस्ट कर दें इंटरनेट पे, ताकि हम किसी यूजर को दिखा दें
कि यूजर ये मेरा वेबसाइट है, उसको लिंक तुम सेंड कर दो ताकि विजिट कर पाओ। जैसे कि हम तुम लोगों को एक लिंक सेंड किए होंगे, ये सेंड किए होंगे, ये होगा तुम लोगों के पास। इस पे जैसे ही क्लिक करते हो तुम, ये तुमको खुलता होगा, ठीक है। तो ये बनाए थे हम, ये सिर्फ देखो HTML पे ही बना हुआ है, ठीक है। ये HTML पे ही बना हुआ, हालांकि इसमें CSS का यूज किया है हम कलरिंग के लिए, लेकिन उससे ज़्यादा देखो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको तुम आसानी से बना सकते हो सिर्फ HTML के जरिए। और इसको देखो होस्ट किए हुए हैं किससे, गिटहब के जरिए। गिटहब भी तुमको होस्ट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम लोग गिटहब पे जाके अभी जो भी कोड लिखे हैं उसको होस्ट करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही होस्ट करके देखेंगे, और चलो उसको देखते हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई अगर डाउट है तो बताओ, और उसके बाद हम लोग होस्टिंग में आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट? कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, ठीक है। होस्टिंग देखेंगे, HTML तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग CSS में आगे बढ़ेंगे। ओके रवि, नो डाउट। चलो ठीक, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इफ इन केस अगर कुछ मिस हो जाता है, ठीक है, इफ इन केस अगर कुछ मिस होता है उसको हम लोग बाद में फिर देख लेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेरा फोल्डर है। पहले तो देखो गिटहब अगर तुम लोगों को यूज करने नहीं आ रहा है, ठीक है, गिटहब अगर यूज करने नहीं आ रहा है तो गिटहब का बना हुआ है प्लेलिस्ट, ठीक है। उसको जाके देख लो, लेक्चर 5 या 6 होगा C++ वाले में, बीच से बना दिए थे, अलग भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो गिटहब वाला वीडियो जाके देख लेना अगर गिटहब यूज करने नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हम बताने वाले हैं। हाँ पूछो अगर कोई क्वेश्चन है तो। सर जैसे मतलब कोई फॉर्म हम फिल करते हैं ना, तो उसमें कोई चीज़ कंपलसरी होता है, कोई चीज़ कंपलसरी नहीं होता। तो कंपलसरी के लिए जैसे हम स्टार्ट यूज करते थे, इसमें कैसे करेंगे? देखो वही है, जैसे कि यहाँ पे हम डाले थे ना, यहाँ पे हम बताए थे कि इसको रिक्वायर्ड करती है, तो इसको रिक्वायर्ड फील्ड ये माना जाएगा। अब वो लोग क्या करता है ना कि इसी में एक स्टार लिख देता है, एक स्टार डाल देगा। बाद में जब हम लोग CSS करेंगे तो इसको स्टाइल कर देंगे कि स्टार को कलर दे दे। ऐसे इसी में क्या करता है, एक कोई टैग बना के, जैसे एक और टैग होता है स्पैन नाम का टैग होता है, ओके, इसके अंदर स्टार लिख देता है। स्पैन क्या होता है ना, इनलाइन होता है, ठीक है। स्पैन इनलाइन होता है कि ये यहाँ पे तुम लिख सकते हो, फिर यहाँ पे स्टार दे दिया, बाद में इसको कलर कर देगा, ठीक है। बाद में इसको CSS के जरिए कलर कर देता होगा, और उससे क्या होगा, और ऊपर में लिख देता है कि यहाँ पे जिस भी फील्ड में स्टार है वो तुम्हारा रिक्वायर्ड फील्ड है, ठीक है। जो भी स्टार है वो तुम्हारा रिक्वायर्ड फील्ड है। तो उसको ऐसे ही करता है वो, स्पैन देके, स्पैन टैग हो सकता है हम इसको मिस कर दिया, तो इसको भी याद कर लो। जैसे डिव टैग होता है ना, डिव टैग क्या करता है कि पूरा का पूरा स्पेस ले लेता है। स्पैन क्या करता है, इनलाइन इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। स्पैन भी इनलाइन यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, बाद में इसको CSS के जरिए एक्सेस करके इस पर क्लास ID वो सब बताएंगे बाद में। ऐसे स्पैन को हम लोग वहाँ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे कि मान लो यहीं पे हम एक डेमो दे के देख लेते हैं, ठीक है। स्टाइल इज इक्वल्स टू कलर, ओके, और कलर इज इक्वल्स टू हम करते हैं, सॉरी, कलर इज इक्वल्स टू रेड। इसको ना, ठीक है, एक और डबल कोट देने का कोशिश कर रहे हैं, रेड। इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे कॉलन होता है, ओके। कुछ मिस किए हैं क्या, स्टाइल इक्वल टू कलर इक्वल टू रेड, लिखे तो सही है, क्या स्पैन में नहीं होता है क्या? एक सेकंड, स्टाइल कलर रेड, लगता है इसमें वो नहीं देते हैं, मतलब देखो यहाँ पे, ठीक है, मतलब डबल कोट के अंदर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे स्टार वो डाल देता है, हो सकता है उसका स्टार थोड़ा डिफरेंट हो, तो वो सब सिंबल वगैरह लेता है, ठीक है, कहीं से सिंबल ले लेता है। ऐसे तुम स्टार डाल सकते हो। ये स्टार तुमको क्या बताएगा, ये फील्ड जो है रिक्वायर्ड फील्ड है, और यहाँ पे हम इसको रिक्वायर्ड डाल देते हैं,
रिक्वायर्ड, और ऊपर में लिख देंगे कहीं पे कि जो फील्ड स्टार से है वो रिक्वायर्ड है, लेबल करके लिख देते हैं और लिख देते हैं यहाँ फील्ड मार्क्ड विथ, फिर से वही स्पैन वाला कॉपी कर लेते हैं, वहां पे डाल देंगे फील्ड मार्क विथ, इसको देखो कॉपी करके वहां डालते हैं ताकि सेम चीज हमको दोबारा ना करना पड़े। फील्ड मार्क विथ, ये स्टार को रेड कलर में कर देगा, ओके, इज रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। अब देखो यहां पे क्या आ गया, फील्ड मार्क्ड विथ स्टार इज रिक्वायर्ड। अब इससे क्या होगा, यूजर तुम्हारा वो इसको रिक्वायर्ड फील्ड समझेगा और इसको करेगा। अब यहाँ पे देखो नेम नहीं आ रहा है न्यू लाइन में, वो किस लिए नहीं आ रहा है, BR का यूज नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा अगर बग आता है तो उसको देख लिया करो, ठीक है। अब देखो अब इससे क्या होगा, यूजर समझ जाएगा कि जिसमें स्टार दिया हुआ है वो रिक्वायर्ड फील्ड है, ओके। तो ऐसे रिक्वायर्ड फील्ड के लिए हम लोग सिंबल डाल सकते हैं यूजर को समझने के लिए, और ये अच्छा चीज है, डालना चाहिए, ओके। नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि यूजर लोग फिल कर देता है और बाद में सबमिट करता है, तो वो क्या होगा कि मान लो इफ इन केस तुम डेटा को यहाँ पे नहीं रखते हो, जैसे बहुत में तो ऑटो सेव रह जाता है, अगर ये सेव नहीं रहता होगा तो उसको फिर से सारा फील्ड इंटर करना पड़ जाए, अगर वो गलती से सबमिट मार दिया बिना जाने कि ये रिक्वायर्ड है और इसको फिल नहीं किया हुआ है ना, तो रिक्वायर्ड इंडिकेट कर देना अच्छी बात है, ठीक है। और कोई डाउट? चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब क्या करने वाले थे हम, गिटहब पे ऐसा करते हैं, इन सारों को होस्ट कर देते हैं, यहाँ पे जितना भी चीज लिखा हुआ है होस्ट कर देते हैं गिटहब पे, ओके। और कैसे होस्ट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोगों को ध्यान देना होगा, एक गिटहब अकाउंट चाहिए, ओके। एक गिटहब अकाउंट चाहिए, गिटहब पे जाएंगे, अकाउंट बना लेना है, ऐसे मेरा तो यहाँ पे साइन इन किया हुआ है, अकाउंट बना लेना है गिटहब, और उसके बाद लॉगिन कर देना है। उसके बाद क्या होता है, गिटहब पे एक रिपोजिटरी बनाना है, यहाँ पे न्यू होगा, यहाँ पे अगर तुम लोगों के पास न्यू नहीं है तो यहाँ पे देखो ऐड सिंबल, ये सबके पास होगा, यहाँ पे जाके न्यू रिपोजिटरी बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपना वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हो, ठीक है, ऐसा नहीं वेबसाइट का क्या नाम रखना चाहते हैं, वहां पे गिटहब के पास कुछ, जैसे हम अपना वो वाला खोल के दिखाते हैं, इतना गिटहब बाय डिफॉल्ट सब में इंसर्ट करेगा, इतना गिटहब बाय डिफॉल्ट सब में इंसर्ट करेगा। यहाँ जैसे ये सिस्को लिखा हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा यूजर नेम होगा, तो https:// योर यूजर नेम, जो तुम्हारा यूजर नेम होगा, :github.io, इतना सबके वेबसाइट में कॉमन रहेगा अगर गिटहब उसको होस्ट कर रहा है तो। अगर हम लोग मान लो नेटलीफाई से होस्ट करते हैं तो नेटलीफाई अपना नेटलीफाई डॉट जो भी उसका कॉम होगा या जो भी होगा, नेटलीफाई अपना डोमेन डाल देता है, ओके। तो गिटहब अपना ये डोमेन तो डालेगा ताकि उसको पता चलना चाहिए, क्योंकि जितना भी फ्री होस्टिंग साइट है ना वो ऐसा करता है। तो यहाँ तुम्हारा यूजर नेम होगा, जो तुम जिस पे जाके तुम होस्ट करते हो, जो तुम्हारा यूजर नेम, देखो मेरा यहाँ सिस्को है तो यहाँ पे ये सिस्को आ गया, .github.io, और ये जो है ये तुम्हारा रिपोजिटरी नेम होगा, ये तुम्हारा रिपोजिटरी नेम होगा। हो सकता है तुम इसी के जरिए मल्टीपल वेबसाइट होस्ट करो, ये तुम्हारा डिफरेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली यूनिक होना चाहिए। तो रिपोजिटरी हम नेम दे देते हैं यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल, ओके, HTML ट्यूटोरियल नाम से हम बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, दिस इज डेमो वेबसाइट फॉर HTML, ओके। पब्लिक करना चाहते हो पब्लिक कर दो, इससे क्या होगा, बाकियों को दिखेगा, ऑब्वियसली तुम चाहते हो कि बाकियों को दिखे, तो इसको पब्लिक करते हैं, और ऐड रीड में टिक कर दो, आसान हो जाएगा। ये सब हम बताए हैं उसमें गिटहब वाले ट्यूटोरियल में, और उसके बाद क्रिएट रिपोजिटरी कर देंगे। अब ये मेरा रिपोजिटरी बन चुका है, ओके। अब जितना भी मेरा कोड है उसको हम यहाँ से जाके GUI के जरिए ऐड कर सकते हैं,
और कमांड के जरिए भी गिटहब यूज करना सिखाएं, तो कमांड के जरिए भी जाके यूज कर सकते हो अगर तुमको कमांड के जरिए यूज करना है तो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे भी यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसी से करते हैं जो भी हम करना चाहें। ओके, बस इसको देखते हैं क्या करते हैं, अपलोड फाइल्स, और यहाँ पे जाके फाइल को चूज करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा वो जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो पूरा फोल्डर अपलोड हो जाए। थिंक के यही फोल्डर था। ओके, इसी के अंदर देखो सारा का सारा कोड है, ये पूरा फोल्डर यही है ना। एक सेकंड वेरीफाई कर लेते हैं, आज हम पेज 4 बनाए, हाँ यही है। ओके, पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी किए और ओपन किए। आई थिंक हमको लगता है सेलेक्ट करना पड़ जाएगा। ओके, अच्छा फोल्डर ड्रैग ड्रॉप करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें गए, ड्रैग करके देखते हैं फोल्डर को। हम क्या करते हैं, इस फोल्डर को लेते हैं और यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ये बहुत आसान था। सारा कोड अपना डाल दिया गिटहब पे। अब सारा कोड डालने के बाद यहाँ पे कमिट का मैसेज दे दो, एडेड वेबसाइट फाइल्स, ठीक है, और उसके बाद कमिट कर दो। एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो कितने सारे फाइल्स आ रहे हैं, form.html, इमेज जेपीजी, index.html, ठीक है। तो ये सब जो जा रहे हैं ना, एक चीज याद रखना कि पहले इसको कमिट करके दिखा देते हैं, प्रोसेसिंग योर फाइल्स। अब ये क्या होगा, ये तो सारा का सारा कोड हम लोगों का यहाँ पे आ चुका है, सारा का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है। ओके, एक चीज ध्यान देना है, गिटहब वेबसाइट कैसे बनाता है। ये वेबसाइट होस्ट करता है, उसका कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन को तुमको फॉलो करना होगा कि तुम्हारा एक फाइल होना चाहिए HTML का जो मेन पेज होगा। जैसे यहाँ पे मेन पेज है, ये मेन पेज, मेरा HTML एक फाइल होना चाहिए जो मेन पेज है, उसका नाम क्या होना चाहिए, index.html। वो इसी को रेंडर करेगा सबसे पहले, index.html को, और ये मेन रिपोजिटरी के फोल्डर में होना चाहिए। मतलब वो किसी फोल्डर के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, HTML फोल्डर के अंदर हम डाल दिए हैं, है कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सामने में होना चाहिए। ओके, वो सामने में होना चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करना होगा, हमको इस वाले को यहां से हटा के यहां पे डालना होगा सामने में। तो ऐसा करते हैं, हम इसको डिलीट कर देंगे। यहां से तुम ग्राफिकली यूज कर सकते हो। ओके, ग्राफिकली भी यूज कर सकते हो। ऐसे इस पर क्लिक किए और यहाँ जाके हम इसको डिलीट कर देते हैं और कुछ मैसेज देते हैं, ऑटोमेटिक जो है ये ले लेगा, ठीक है। तो वो देखो इंडेक्स डिलीट हो गया। थोड़ा बैक जाते हैं, ठीक है। फिर से गिटहब खोल लेते हैं, तो देखो इंडेक्स डिलीट हो चुका है। तो वो कंडीशन तुमको फॉलो करना पड़ेगा। अभी कौन सा बनाया था, HTML ट्यूटोरियल ना, ये कंडीशन फॉलो करना होगा। वो index.html क्या होना चाहिए, यहाँ पे सामने में होना चाहिए। तो अब फिर से हम उस index.html को लेके आते हैं। तुम ये मत सोचना कि इतना लंबा प्रोसेस है, हम गलती किए उसको अपलोड करके वहां पे, ठीक है। तुमको बस ये ध्यान देना होगा कि index.html को सामने में रखना है, जिसको हम दिखाना चाह रहे हैं। तो हम इंडेक्स को इस बार जस्ट सामने में अपलोड कर देते हैं, किसी फोल्डर के अंदर नहीं कर रहे हैं। अब इस बार किए तो देखो वो सामने में आ जाएगा, आ गया ना। अब ये सामने में आ चुका है मेरा HTML फाइल। अब हम इस वेबसाइट को रेंडर करवा सकते हैं, इसको रेंडर कर सकते हैं और मतलब होस्ट कर सकते हैं। और होस्ट कैसे करेंगे, सेटिंग में जाना है और यहाँ पे एक पेजेस नाम का ऑप्शन है, पेजेस पे जाना है और यहाँ पे बिल्ड एंड डिप्लॉय। ये देखो गिटहब पेजेस का कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो यहाँ पे जाके देख सकते हो। और हमको क्या करना है, बिल्ड एंड डिप्लॉय, इसको रहने दो। और यहाँ से जाके हमको ब्रांच सेलेक्ट करना है कि आखिर मेरा जो कोड है किस ब्रांच में है। मेन ब्रांच में है, मेन ब्रांच में सेलेक्ट करना और इसको रूट ही रखने देना। मतलब जो मेन फोल्डर है इसमें बताना होता है कि हमको किस फोल्डर में है मेरा वो index.html फाइल।
ओके, ये इंस्ट्रक्शन अगर तुम पढ़ोगे तो उसके बाद तुमको पता चल जाएगा। तो इसको यही रहने देना है और इसको मेन कर देना और उसके बाद सेव कर देना है और ये तुम्हारा गिटहब होस्ट हो जाएगा। थोड़ा देर वेट करेंगे तो हम लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। ओके, ये गिटहब मेरा होस्ट हो चुका है। थोड़ा देर वेट करना होगा जिससे हमको लिंक मिले और हम अपना कोड को लाइव इंटरनेट पे देख सकते हैं। और थोड़ा देर वेट करते हैं, एक बार रिफ्रेश मार के देख लेते हैं। ओके, अपना रिपोजिटरी में जाके देखते हैं। यहाँ पे तुमको दिखा रहा होगा कुछ आएगा। जब वो होस्ट हो जाएगा ना, यहाँ पे तुमको दिखाएगा क्या कि गिटहब पेजेज एक्टिव है कि नहीं है। हम अपना दूसरा रिपोजिटरी में जाके तत्काल तुमको दिखाते हैं। दूसरा रिपोजिटरी में जाके दिखाते हैं जो होस्ट किया हुआ है। ओके, ये होस्ट किया हुआ है मेरा। इस टाइप का तुमको दिखाएगा गिटहब पेजेस एक्टिव है। ओके, और तुमको वो लिंक चाहिए तो इस पर क्लिक करना, व्यू डिप्लॉयमेंट में जाना, तुमको वो लिंक मिल जाएगा। व्यू डिप्लॉयमेंट में जाना, ये तो हम ये दिखाए ना, अभी तुमको ये नहीं दिखाए HTML वाला। HTML वाला देखते हैं वो आया कि नहीं आया। रिफ्रेश मारे, देखो रिफ्रेश मारे, गिटहब पेज एक्टिव आ गया। ओके, ये जो एक्स्ट्रा है उसको डिलीट करते हैं। ठीक है, अब इसको जाके देखो, गिटहब पेजेज में गए, व्यू डिप्लॉयमेंट में जाके देखते हैं। देखो index.html दिख रहा है जो मेरा HTML था। अब तुम देखोगे कि यहाँ पे मेरा ये काम नहीं कर रहा। इस पे भी क्लिक करते हैं, ये तो 10 फास्ट फिंगर पे लेके जा रहा है ना। और क्या था, गो टू पेज टू काम नहीं कर रहा है। वो इसलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पाथ गड़बड़ हो चुका है, इमेज का पाथ गड़बड़ हो चुका है। तो वो पाथ अगर फिक्स कर लेते हो तो तुम्हारा वेबसाइट फिक्स हो जाएगा। ऐसे ये तुम्हारा यहाँ पे जो भी वेबसाइट होगा तुम होस्ट कर सकते हो गिटहब पे, और ये तुम्हारा लिंक होगा। लिंक देखो वही क्या है, username.github.io/ जो तुम्हारा रिपोजिटरी नेम है, HTML ट्यूटोरियल रिपोजिटरी नेम है, यही हम लोगों का वेबसाइट होगा जो गिटहब पे रहेगा। बाद में ये लिंक तुम अपना फ्रेंड को सेंड कर दो, तो तुम्हारा कोड को लाइव देख सकता है इंटरनेट पे। ओके, इस चीज को अभी ऐसा नहीं है, इस चीज को अभी तुम फोन में जाके देख सकते हो। तुम फोन में अभी जाके इस चीज को खोल के देखो, यही चीज फोन में डाल के देखो, तुम्हारा काम करेगा। हम भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, तुम लोग भी ट्राई करके देख लो, ये काम कर जाएगा। और ये किसी को भी आप सेंड कर सकते हो, इसको .github.io ऐसे हम इस फोन को शेयर कर सकते हैं क्या? अच्छा छोड़ो, इसको क्या शेयर करना, तुम देख सकते हो। अभी तो ऑब्वियसली तुम्हारे हाथ में फोन होगा ही ना, तुम उसको देख सकते हो, ये काम कर जाएगा। .github.io और स्लैश में देके तुम्हारा रिपोजिटरी नेम HTML tutorial। ओके, देखो मेरे फोन में दिख रहा है। ओके, जैसा है दिख रहा है। अगर हम अब तुम वही जो तुमको बताए थे मेटा टैग में कि अगर हम नहीं देते हैं तो क्या होता है, मेटा टैग्स वगैरह इंटर नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे तुम लाइव डेमो करके देख लेना। ओके, कि मेटा टैग नहीं देते हो तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना छोटा दिखेगा या बड़ा दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है फोन में भी। ओके, ये चीज़ डाल के देखना, तुमको भी काम करके दिख जाएगा। ये चीज़ रहेगा, अभी हम इसको छोड़ देंगे अपने रिपो में, ये चीज़ छोड़ देंगे, तुम डेमो देख सकते हो। और बाद में जो भी एरर आया, अब मान लो मेरा कोड में अभी जैसे गड़बड़ क्या हुआ, ये एलियन इमेज नहीं लोड ले रहा। ओके, ये गो टू पेज 2 काम नहीं कर रहा है जबकि हम पेज 2 बनाए हैं अपने कोड में। ओके, तो ये सब जो लोड नहीं ले रहा है इसको अब फिक्स करना होगा। तो हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, ऑब्वियसली क्या था कि ये HTML इसके अंदर था, इसीलिए हम पेज 2 डायरेक्ट लिख दिए थे। ओके, अब ये HTML बाहर है तो हमको इसका एड्रेस में क्या देना होगा कि HTML फोल्डर के अंदर जाके पेज 2 को एक्सेस करना है। तो बस हमको पाथ थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखो दिखा देते हैं, इसको क्या कर देना है, एडिट में जाके यहाँ से एडिट कर सकते हो। ऐसे रेकमेंड नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि तुम टर्मिनल से ही करो, VS कोड में ही जाके करो। ऐसे छोटा चीज़ है तो उतना कौन खोलेगा और ये सब करेगा।
जस्ट ऐसे किए, ओके, और ये तुम्हारा काम हो जाएगा। और इमेज वाले को भी इंप्रूव कर देते हैं। HTML के अंदर जाने के बाद इमेजेस फोल्डर मिलेगा, HTML के अंदर जाने के बाद इमेजेस फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर images.jpg, ठीक है। इसको कोड में चेंजेस किए और उसके बाद कमिट एंड सेव कर, कमिट चेंजेस कर दिए। अब उसको हमको ऐसा नहीं है कि फिर से होस्ट करना होगा, ऐसा नहीं है। अभी तुम जाके देखते हो यहाँ पे रिफ्रेश करके तो नहीं आ रहा है ना, नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा देर बाद देखना ये आ जाएगा, थोड़ा देर बाद ये काम करने लगेगा। अभी नहीं काम कर रहा, लेकिन थोड़ा देर बाद देखना वो जब वो क्या करेगा ना, ऑटोमेटिक होस्ट करता है गिटहब, ये ऑटोमेटिक करता, देखना ये जो व्यू डिप्लॉयमेंट है ये फिर से हो जाएगा, ओके, ये फिर से काम करने लगेगा। ये ऑटोमेटिक इसका प्रोसेस चल रहा है, अपने आप 1 से 2 मिनट में ये वापस से डाल देगा। देखो जैसे कि यहाँ क्यूड लिखा गया तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बस 2 से 3 मिनट। ये क्यूड में आ गया, मतलब अब नया जो मेरा चेंजेज है वो देखो जाने के लिए रेडी है, इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। फिर जो आएगा यहाँ न्यू चेंजेस में व्यू डिप्लॉयमेंट में जाके देख लेना, तुम्हारा वेबसाइट बार बार अपडेट होता रहेगा। जो भी चेंजेस करेंगे हम लोग वहां पे अपडेट कर देंगे। तुम चाहते हो कि मेरा जो कोड है इसको हम यहीं पे जैसे बताया ना VS कोड, तो एक याद कर लो इस चीज को, तुम अपना कोड को यहां भी VS कोड में code.dev आई थिंक होता है, ठीक है, शायद यही होता है, देख लेते हैं। चलो ठीक है, ये नहीं है, क्या था नाम हमको याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे code.dev ही था या VS code.dev स्लैश, ओके, अच्छा VS code.dev था, ओके, code.dev नहीं था। लिनक्स में VS कोड को कोड ही बोलता है, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ऐसे कहीं भी रहो तो तुमको VS code.dev ही लिखना होगा ऑब्वियसली। तो ये क्या होगा ना, मेरा सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा, ओके, मेरा सारा कोड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चेंजेस करेंगे और सेव करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे, सेव करेंगे लाइव ब्राउजर में ही। VS कोड में जाके तुमको सब कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे चेंजेस करेंगे और मेरा सब कुछ काम करने लगेगा। देखो वो चीज तुमको दिख रहा है, यहाँ पे सब काम करने लगेगा, ओके। जो भी चेंजेस करोगे और उसके बाद इसको सेव कर देना, चेंजेस करके सेव कर देना, तुम्हारा वहां लोड ले लेगा। फिलहाल यहाँ से वापस चले जाते हैं, तो तुम यहाँ से लाइव VS कोड कर सकते हो। ये क्यूड है अभी भी, ओके, आ गया व्यू डिप्लॉयमेंट आ गया। अब जाके डिप्लॉयमेंट चेक करते हो तो अभी भी इमेजेस नहीं आया ना। अच्छा, क्लिक मी पे जाके देखते हैं क्या पेज 2 दिखा रहा है, सॉरी कहाँ गया, गो टू पेज 2, अभी भी नहीं आया। और ऐसा क्यों हुआ है? ओ फिर से इन प्रोग्रेस में है, सॉरी, थोड़ा वेट करते हैं, पता नहीं वो तो सही ही दिए थे। अच्छा, इसका यहाँ पे कोड जाके देखते हैं क्या यहाँ पे अपडेट हुआ था कि नहीं। नहीं, देखो रियल कोड में अभी तक चेंजेस यहाँ पे नहीं आया है, ठीक है, चेंजेस नहीं आया है, इसीलिए ये ऐसा हो रहा है। हाँ, हम चेक कर लिए कि आखिर बग क्या है, तो तुमको बताएं कि इसके जरिए तुम बग चेक कर सकते हो। बग क्या है कि अभी भी देखो यहाँ पे HTML/add नहीं हुआ है, जो हमको चाहिए था। क्या चाहिए था कि यहाँ पे हमको दिखे HTML/, ओके, ये दिखना चाहिए। देखो जैसे ही हम यहाँ पे किए, देखो ये मेरा लोड ले लेगा ना, ये हम मैनुअली अभी यहाँ पे किए, जैसे ही हम इसको कट करेंगे, रिफ्रेश मारेंगे, ये गायब हो जाएगा। लेकिन गायब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आई थिंक ये वर्क कर गया, डिप्लॉयमेंट वर्क कर गया, चलो काम कर गया, लोड ले लिया। और देखो तुम्हारा पेज 2 भी काम कर रहा है, यहाँ पे देखो पेज 2.html। पेज 3 पे जाके देखते हैं, पेज 3 भी तुम्हारा काम कर रहा है, पेज 3.html, ओके, तो सब वर्किंग है। पेज 3 में देखो इसको लिंक बना दिए थे, ये भी लिंक बना दिए थे गूगल खोलने के लिए। तो सारा का सारा कोड काम कर रहा है मेरा, और वो डिप्लॉयड भी है इंटरनेट पे, ओके। तो ये हुआ तुम्हारा कैसे तुम होस्ट करते हो, ओके। तो यहां तक किसी को डाउट?
देखो गिटहब बहुत आसान है, खासकर यहाँ पे होस्टिंग। तो इफ इन केस अपना कोई पोर्टफोलियो रेज्यूमे या कुछ बनाते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके होस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जाके एक सेकेंड होस्ट कर सकते हैं। और इसका बेनिफिट तुम लोग जान ही चुके हो, किसी को भी लिंक शेयर करो, अभी तुम खोल के देख लो, तुम्हारा सारा लिंक वर्किंग कंडीशन में मिलेगा। ओके, तो दोस्त को तुमको कोड भेजना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा दोस्त लाइव ये सब कुछ देख सकता है, किसी को भी तुम सेंड कर सकते हो। तो ये हुआ तुम्हारा वेब होस्टिंग। उसके लिए तुमको गिटहब थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। सारा कोड यहाँ पे ये रहेगा। ओके, हालांकि ये सारा कोड यहाँ भी हम डाल ही चुके हैं, फिर से याद दिला दे। इसमें था लर्न टू कोड, इस वाले रिपोजिटरी में हम सब कुछ डालते जा रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश। ओके, स्टार्ट टू फिनिश। और इसी को हम होस्ट भी करके रख चुके हैं, इस वाले पेज को होस्ट करके रख चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है जो तुमको वहाँ पे दिखता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा गिटहब है। गिटहब बहुत आसान है, इसको सीख लो। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, सारा प्रोजेक्ट इसी पे क्या करेंगे, होस्टिंग चाहे बनाए। अभी तो देखो HTML में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बनाए, क्योंकि इसमें कुछ बनाने के लिए है ही नहीं। ये जो तुम्हारा बना हुआ मिल गया ना, वो जो अभी तुमको दिखाते हो, खोलना होगा तो हम फिर से देखो वो चीज़ खोल के देखा। हमको क्या करना है, बस यहाँ पे अपना रिपोजिटरी नाम चेंज करना है, HTML ट्यूटोरियल, और वो खुल गया। तो ये सब जो तुमको दिखाए हैं यही है, अभी तुम मान लो यही हम बनाए हैं। ओके, और बाद में जब CSS हम लोग पढ़ेंगे, जैसे ही हम लोग CSS पढ़ेंगे, उसको क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओके, CSS पढ़ने के बाद कलर करेंगे, डिजाइन करेंगे, और काम हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, और उसके बाद हम लोग क्लास एंड करेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं CSS स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद डिजाइन करेंगे। जब CSS स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, टेम्पलेट बनाएंगे, कार्ड बनाएंगे, जब लेआउट वगैरह सीखेंगे, लेआउट वगैरह सीख लेंगे तो सब कुछ बनाएंगे। ठीक है, और एक दो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, userstyles.org, जो क्या करता है, वेबसाइट का थीम डिजाइन करने का फीचर प्रोवाइड करवाता है हम लोगों को, कस्टम थीम बनाने के लिए देता है। और एक दो बनाए हैं हम, तो वहाँ जाके तुम लोगों को भी बता देंगे, तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे आगे क्या करना। ओके, देखते हैं, बीच में हो सकता है एक C++ का एक दो डेमो क्लास ले लें, काफ़ी दिन हो गया इसको छोड़े हुए। ठीक, ओके, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। गुड नाइट।